आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2। पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जेईई एडवांस का। तो देखिए पेपर 2 की बात करते हैं तो वापस इसमें 4 सेक्शन आए थे। जैसे कि पेपर 1 में आया था मैथ्स द कॉलम, पेपर 2 में आया है आपका पैराग्राफ। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई सच चेंज नहीं है। तो देखते हैं सेक्शन ए में सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई किससे रिलेट करना है, क्योंकि 13.6 तो कॉमन चलने वाला है, तो क्या हम लोग ऐसा बोलने वाले हैं कि यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और अब आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस का एन और जेड लिख लीजिए, उससे अपन चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले वाले में फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एन की वैल्यू भी 1 है और जेड की वैल्यू भी 1 है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एन की वैल्यू 1 हो गई और जेड की वैल्यू यहाँ पर हीलियम है तो 2 हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, तो एन की वैल्यू 2 है एंड जेड की वैल्यू कितनी है, 2 है। उसके बाद है आपका सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2, तो देखिए Li प्लस 2 की बात करेंगे तो एन की वैल्यू क्या है आपकी 2 है और जेड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम है। अब आपको चेक करना है कि मैक्सिमम कहाँ पर होने वाला है। तो भाई एक सिंपल सी बात है कि एन जिसका कम हो और जेड जिसका ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होने वाली है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो सबका अलग अलग निकाल के चेक करिए, तो जो बी ऑप्शन है ना वो यहाँ पर मैक्सिमम आने वाला है। कैसे आने वाला है, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखिए अगर हम लोग सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ई की जो एनर्जी आने वाली है जेड स्क्वायर, जेड का मतलब 1 आने वाला है 1, तो 1/1 क्या हम लोग बोल सकते हैं 13.6 ही आने वाला है सीधे सीधे। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी है आपका E इज इक्वल्स टू 13.6, जेड स्क्वायर की जगह हो जाएगा आपका 4, एन स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1। तो आपको दिख ही रहा होगा कि यही मैक्सिमम आने वाला है। जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये तो वैसे कैंसिल होने वाला है। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो E इज इक्वल्स टू 13.6, जेड स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4 की करेंगे तो देखो 4 मान लेते हैं कि भाई आने वाला है 2.2, क्लियर है। तो यहाँ पर तो 4 आ रहा है, वहाँ पर 2.2 आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आने वाली है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जेईई एडवांस का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड है ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में या ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में ही बहुत सारे देखे हैं। तो देखिए अगला जो होने वाला है कि इन अ मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MX, Y2 एंड O4, M इज प्रेजेंट इन बोथ 2 and 3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट M एंड ये कुछ और होगा बेटा ऐसे। ठीक है, +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद है एंड Y इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इफ द फ्रैक्शन ऑफ M+2 या M2+ आयन प्रेजेंट इन M इज M1/3, द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा है कि अपने पास एक क्वेश्चन है या एक कंपाउंड है MX, Y2 एंड O4। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ें समझनी है कि यहाँ पर जो M है वो अपने पास M+2 के फॉर्म में भी है और अपने पास M+3 के फॉर्म में भी है। ठीक है, टोटल M कितना है, टोटल M है X, क्योंकि भाई पता नहीं है ना X निकालना है। उसमें जो M+2 है वो है आपका 1/3, X लिख देते हैं। तो M+3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना भाई, क्योंकि X ही तो निकालना है। क्लियर हो रहा है। अब अपने को बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वगैरह, और आपको बताना है क्या पूछा क्या गया था। इसमें पूछा गया है आपका द वैल्यू ऑफ X। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं।
ऐसे क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मेट है, बिकॉज अपने पास जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल स्टेट में है, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या कर दीजिए 0 के बराबर, और जैसे ही आप 0 के बराबर करेंगे आपका आंसर आने वाला है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा 2 इंटू 1/3x प्लस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कितना है, ये तो हो गया 2, और यहाँ पर m+3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3x, ठीक है, प्लस y पे जो चार्ज है वो कितना है बेटा, y पे चार्ज है 3, तो 3 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन पे तो -2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 और -8, 6 और -8 हो जाएगा -2, उधर जाके बनेगा +2। तो अपने पास जो डेटा आ गया वो आया 2/3x प्लस 2x विच इज इक्वल्स टू 2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई किया तो अपने पास जो डेटा आने वाला है वो क्या आने वाला है 2 और 3 और 2 और 6, 8x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 6 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल्स टू 3/4 एंड विच इज इक्वल्स टू 0.75। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आप इसे सॉलिड स्टेट बोलिए या आप इसको मेटल मोल कॉन्सेप्ट बोलिए, क्योंकि सॉलिड बोलना है क्योंकि डेफिशिएंट ऑक्साइड टाइप बोला गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्लियर है। तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द स्पीसीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन अ पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर। आपको बताना है कि जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है उसका जब क्या करेंगे फ्लोरिनेशन कराएंगे तो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। आई थिंक आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे तो कैसे ही आप करोगे। लेकिन आपको एक चीज़ तो जरूर याद होगी कि जो PCl5 होता है ना वो ब्रेक होता है। याद करिए जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं हम लोग, ये किसमें किसमें ब्रेक कराते थे, PCl4+ एंड PCl6-। कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर जो 4 है उसमें कोई समस्या नहीं है, समस्या किस में आ रही है PCl6 वाले, वहां पर अपन को फ्लोरिनेशन कराना है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई क्या क्या होने वाला है, तो देखिए एक तो होगा PCl4, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, PCl4+, ठीक है। और जब इसमें फ्लोरिनेशन हुआ मतलब फ्लोरीन आया तो एक बार जो ये कंपाउंड है ये हो जाएगा आपका PCl4F2- एंड दूसरी बार हो जाएगा कंप्लीट फ्लोरिनेशन PF6-। ठीक है। चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ए और बी में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आने वाला है आपका, बी ऑप्शन। क्योंकि देखो इनके आने से हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन वही होगा जो इसका होगा। इसका कितना है 6, 5, 11 और 1, 12, तो sp3d2। और इसका कितना है बेटा, इसका है sp3, 5, 4, 9 और 1, 8। ठीक है। सेम चीज इसका भी कितना हो जाएगा sp3d2। क्लियर है। तो ये आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे। सिंगल करेक्ट में जो फिजिकल इनऑर्गेनिक वाले थे वो ये क्वेश्चंस थे, 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे। अगला जो है अपने पास मल्टीपल करेक्ट। ठीक है। तो चलिए मोर देन वन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है। और ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आया है, ये आया है आपका इलेक्ट्रो। ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन N2H4 इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय O2। ठीक है। देयरफॉर रिलीजिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज N2 गैस। ठीक है। तो इसने ये क्लियर कर दिया कि जब N2H4 की रिएक्शन O2 के साथ हो रही है तो उसमें जो एक प्रोडक्ट बन रहा है वो N2 गैस है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो देखिए जो रिएक्शन है वो है N2H4, इसमें मिलाया है आपने O2 और यहाँ से बनने वाला है N2 जो कि खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, और यहाँ पर बन गया है H2O। ठीक है। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आई थिंक पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज की बात करें कि N2H4 पे चार्ज कितना होता है, तो N2 पे चार्ज होता है बेटा माइनस का 2, कितना हो रहा है
क्योंकि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 हो गया -4 और -4 अपॉन 2 -2, और यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है -2। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों लिखा गया है। इससे दो चीजें क्लियर हुई, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये जो है N2H4 इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये जो O2 है इसका हो रहा है रिडक्शन। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये होता है आपका एनोड में, और जो रिडक्शन है वो होता है आपका कैथोड में। तो जो एनोड की रिएक्शन है वो उसमें N2H4 आने वाला है, जो कैथोड की रिएक्शन है उसमें क्या आने वाला है, O2 आने वाला है। क्लियर है। अब देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है कि OH ions react with N2H4 at the anode to form N2 gas and water releasing 4 electron to the anode। तो इसके लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये ऑप्शन सही है, रिएक्शन अभी आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, लिखी हुई है। आगे है एट द कैथोड N2H4 ब्रेक्स N2, बहुत ज्यादा गलत, क्योंकि कैथोड में N2H4 आना ही नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि N2H4 एनोड में आएगा। तो ये बी ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा गलत है, मतलब इससे ज्यादा गलत क्या होगा। सी ऑप्शन एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू OH-, बिल्कुल सही है, क्योंकि कैथोड में क्या आने वाला है, O2 ही आने वाला है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, नहीं, गलत बात, ये नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए अब इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है N2H4 से O2 है, उसमें N2 प्लस वाटर बन रहा है। अगर हम लोग बैलेंसिंग की बात करेंगे तो ये है आपकी बैलेंसिंग, और जो आपकी नेट इक्वेशन बन रही है वो नेट इक्वेशन तो आपकी बेटा यही बनने वाली है। ये चीज आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या करा, ये अपने पास आ गई रिएक्शन। अच्छा N2H4 की रिएक्शन कौन सी है, ये एनोड की है। ये वाली जो रिएक्शन है ये किसकी है, ये आपकी कैथोड की है। अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ पर नेट रिएक्शन बताइए कि नेट रिएक्शन कौन सी आने वाली है, तो नेट रिएक्शन का बहुत सिंपल सा है, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आपने दोनों को ऐड किया तो दोनों ऐड करने पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, गायब, और 2 वाटर उधर चला जाएगा, और 4 OH से 4 OH भी क्या हो गया है, गायब हो गया है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो क्या आने वाला है, ये आने वाला है N2H4 प्लस यहाँ से आएगा O2, और यहाँ पर आ जाएगा N2 प्लस यहाँ पर 2H2 यहाँ आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2H2O। तो ये आपकी मेन रिएक्शन जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने लिख ली थी। तो यहाँ से आंसर कौन सा आने वाला है, आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है A एंड C। क्लियर है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, गलत क्यों था, ये बोला गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे N2O, NO, N2O3, N2O5 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर तो सिर्फ N2 है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बात वही है कि अगर आप रिएक्शन लिख लिए तो बहुत सिंपल है, और नहीं लिख पाए तो फिर सॉरी है आपके साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द कंपाउंड हैविंग ऑक्साइड परऑक्साइड लिंकेज इज आर। आपको बताना है कि इनमें से कौन से में परऑक्साइड लिंकेज आने वाली है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो जेई एडवांस का सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो यही है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जेई मेंस से भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन आप बोलिए। तो चेक करिए, सबसे पहले इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि अगर सेंट्रल एटम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हैं तो परऑक्साइड लिंकेज तभी आएगा जब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज लेस देन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है इसका मतलब कंफर्म है कि वहां पर क्या आने वाला है, वहां पर आने वाला है परऑक्सी बॉन्ड। तो अब देखिए परऑक्सी बॉन्ड की कंडीशन क्या है, लिख दिया गया है। अब आप चेक कर लीजिए चार्ज। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, H2H2O7 है और H2H2O5 है। तो देखिए ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो जो ए ऑप्शन है H2H2O7, तो जैसे ही आपने चार्ज निकाला तो चार्ज आ जाएगा 2 + 2x - 14 विच इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसका मतलब यहाँ पर परऑक्सी बॉन्ड बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा SOS, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है H2H2O8, तो ये हो जाएगा 2 + 2x - 16 विच इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई,
x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, और जैसे ही 7 आई तो तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि अरे ये तो 6 से ज़्यादा है, बिकॉज सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। तो अगर 6 से ज़्यादा है तो ये कंफर्म हो चुका है कि बॉन्ड कौन सा बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा SOOS। क्लियर है, परऑक्सी बॉन्ड। चलिए अगला चेक करते हैं H2SO5 में। तो देखिए 2 + 2x - 10 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 10 2 8 8/2 4। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है SS बॉन्ड। क्लियर हो रहा है। तो देखिए एक ऑप्शन तो आ चुका है, एक ऑप्शन आ गया है B। अभी इसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन जो है H2SO5, पहली बात तो यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम एक है। बट फिर भी तुक्का लगाना है तो लगा सकते हैं कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज किससे ज्यादा आ रहा है, चार्ज आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ठीक है, तो देखिए 2 + x - 10 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली जो आंसर है वो कौन कौन से आने वाले हैं, B और D। अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि भाई डायग्राम देख लेते हैं। देखिए H2S2O8 का डायग्राम कैसे बनेगा, एक OH एक OH, और यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। क्लियर है। तो ये जो डायग्राम है वो है आपका H2S2O8 का। और इसी के साथ अगर हम लोग बोलें कि भाई H2SO5 का डायग्राम बनाइए, तो देखिए ये रहा H2SO5 का डायग्राम। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी आंखें खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज कौन सी है, ये लिंकेज है आपकी परऑक्सी बॉन्ड। क्लियर हो रहा है। तो चलिए फिर इसी के साथ ही जो 7th क्वेश्चन था ये सॉल्व हुआ और मल्टीपल करेक्ट खत्म हो चुका है, मतलब सेक्शन ए एंड सेक्शन बी अपन लोगों ने कर लिया है। इसके बाद आने वाला है इंटीजर और देन पैराग्राफ। तो अगला जो क्वेश्चन है इंटीजर का है, तो चलिए इंटीजर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंटीजर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा है कि टू फॉर्म अ कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड of 1 gram of charcoal 100 ml and 0.5 molar acetic acid was used। उसके बाद है some of the acetic acid remain unabsorbed। बेसिकली क्या है, 1 ग्राम चारकोल है उसमें 100 ml 0.5 मोलर एसिटिक एसिड यूज हो रहा है। उस एसिटिक एसिड में कुछ बच गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 40 ml एंड 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है। रेडॉक्स टाइप लग रहा है, मतलब मिलता जुलता है। तो इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाई P into 10 की पावर -23 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑन चारकोल, देन वैल्यू ऑफ P। ठीक है, डेटा वेटा कुछ बहुत सारा दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है उस पर अंडरलाइन करते हैं ताकि अपन को अलग से चीजें दिखने लगेंगी। तो देखो एक तो डेटा ये है, ठीक है, एक डेटा ये है और एक और दिया गया है एसिटिक एसिड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल एसिटिक एसिड देते हैं कि भाई टोटल कितना था। ठीक है, तो आपके पास अगर हम इसके मोल निकालना चाहें तो मोल कितना आ जाएगा, 100 × 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से आंसर आ गया 5 × 10 की पावर -2। ठीक है, ये क्या है, इतने ग्राम एसिटिक एसिड को यूज किया गया है। ठीक है, मतलब 5 × 10 की पावर -2 मोल यूज किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूज वाला है। अब इसके बाद डेटा है कि उसको जो बच गया है उसको न्यूट्रलाइज करने कौन आ रहा है, NaOH। तो NaOH कितना आ रहा है वो यहां लिख लेते हैं। तो NaOH आ रहा है 40 × 1 डिवाइडेड बाई 1000। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 कितना आएगा बेटा 25, और 1/25 का मतलब हो जाएगा 4 × 10 की पावर -2। क्लियर हो रहा है। ये किसके लिए आया था, ये जो अनएब्जॉर्ब था, जो अलग था, बच गया था। ठीक है, तो नेट की बात करें कि भाई कितना बचा, ठीक है, टोटल और वो। तो अगर हम लोग नेट की बात करें तो कितना मोल आएगा, 5 × 10 की पावर -2 माइनस 4 × 10 की पावर -2 विच इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मोल। क्लियर हो रहा है, ये मोल आ गए। अगर हम लोग बात करें कि भाई मॉलिक्यूल बनाना है तो क्या समस्या है, 10 की पावर -2 × 6 ही लेना है ना, हाँ 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
ये मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं अपने पास, ठीक है। अब उसके बाद डेटा है कि इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाई P into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, देन सरफेस एरिया ऑन चारकोल, देन वैल्यू ऑफ P इज, हाँ सर, नहीं हो गया, देन वैल्यू ऑफ P इज, ठीक है। तो अब इसमें देखो एक सरफेस एरिया चारकोल का गिवन है, कितना गिवन है 1.5, ठीक है। अपने पास टोटल मोल्स के मॉलिक्यूल्स वगैरह आ गए हैं, तो अगर हम लोग बोले कि भाई क्या निकालना है, सरफेस एरिया बताएं, तो सरफेस ईच मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। ये हो गया चारकोल, और मॉलिक्यूल कितने आ गए हैं 10 की पावर -2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक, हाँ, अब आप जब इसको, अरे यार रुक जाओ ना भाई, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पता है क्या आएगा, आपके पास एक डेटा आने वाला है, वो भी डेटा आएगा, कॉमन सेंस लगाइए, 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा, देखो 10 की पावर -23 बन जाएगा, क्लियर है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो डेटा आने वाला है 2500 इंटू 10 की पावर -23, तो 10 की पावर -23 तो आ चुका है, तो P की वैल्यू कितनी आने वाली है 2500, क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली मिली इक्विवेलेंट या बोलो इक्विवेलेंट बराबर कराने थे, उसके बाद अपन ने क्या करा, सरफेस एरिया में डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल कर दिया, आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका इंटीजर टाइप है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग इसको पढ़ने से अच्छा डेटा लिख लेते हैं, क्योंकि डेटा की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पर हैं, यहाँ पर प्रेशर एंड कहीं पर लिखा होगा, कहाँ गया, वाटर बोथ X एंड Y, ठीक है, बाद में देखते हैं। यहाँ पर बोथ आर सेम टेम्परेचर प्रेशर, हाँ, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर यहाँ पर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, जिससे कि क्या होगा PV इक्वल्स टू nRT लगाना काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले वेसल 1 है, ठीक है, वेसल 1, और यहाँ पर लिखते हैं वेसल 2। अगर हम लोग बात करेंगे वेसल 1 की, तो वेसल 1 आपका है W2 ग्राम, वेसल 1 है आपका W, तो क्या है वेसल 1 W2 ग्राम ऑफ X है, ठीक है, W2 आपका X है, और ये W2 ग्राम ऑफ Y है, ठीक है, कंटेन्स W2 ग्राम अनदर सब्सटेंस Y, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए W1 ग्राम सॉल्वेंट आपको गिवन है वाटर, और यहाँ पर भी W1 गिवन है वाटर। अब इसमें आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है द मोलर मास ऑफ X इज 80% दैट ऑफ Y। तो सीधी सी बात है, अगर 80 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट 80 है, तो यहाँ पर कितना कर दोगे आप, मॉलिक्यूलर वेट 100 कर दोगे। उसके बाद डेटा कह रहा है कि द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ X इज 1.2 टाइम्स ऑफ Y। तो भाई यहाँ पर I की वैल्यू 1 लिखिए, और यहाँ पर I की वैल्यू 1.2 लिखिए, और उसके बाद आपको डेल्टा TB की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, डेटा सारा आ गया। तो देखिए डेल्टा TB1 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB2, और आप इसको लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू KB इंटू M डिवाइडेड बाई I इंटू KB इंटू M। KB से KB गायब हो गया, तो ये हो जाएगा I इंटू M, M मतलब मोलैलिटी, और I इंटू M। अब आप जब यहाँ पर डेटा पुट करेंगे, ये पूरा डेटा आपके सामने लिखा है, M का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पर जो M है ना, ये आपका क्या है, ये आपका मोलैलिटी वाला है। क्या है आपका, मोलैलिटी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 और 2 में, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है परसेंटेज में, 150। अब आप इसको डेटा रख के सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि द सैंपल ऑफ इनिशियली कंटेन्स यूरेनियम 235 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम with the time some of the U-238 radioactive decay into Pb206 while the rest remains undisintegrated। क्या ये कह रहा है क्वेश्चन
कि यूरेनियम 238 है वो डिसइंटीग्रेट होता है Pb206 में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे ही रेडियो एक्टिव डीके दिखा तो आपके पास आंसर में क्या आ गया कि भाई जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर। ये चीज़ क्लियर हो रही है। और जब फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे अपन को जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है तो यही तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, k इज इक्वल्स टू, एक मिनट, अपन को टाइम निकालना है ना, तो जब टाइम निकालना है तो हम लोग t का फॉर्मूला लगाते हैं। तो t हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई 80। और आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लोग वेट को भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पर हम लोग वेट भी ले सकते हैं। तब देखिए के की बात करते हैं तो सबसे पहले के का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ गिवन है। क्या गिवन है, हाफ लाइफ। तो हम लोग इसमें डेटा पुट करते हैं तो 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू हो जाएगी 0.693 और हाफ लाइफ कहाँ है, ये 4.5 इंटू 10 की पावर 9 लॉग। इसमें बेसिकली क्या है ना, कैलकुलेशन है। अब देखिए लॉग की बात करते हैं, अपन को लॉग किस में चाहिए, ए नॉट अपॉन ए टी, या बोलो डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू टी, सिंपल ऐसे समझो। तो देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ Pb206 एंड यूरेनियम 238 इज दैट सैंपल इज फाउंड टू बी, कितना है, 7। तो बेसिकली Pb अपॉन यूरेनियम कितना हो जाएगा, Pb अपॉन यूरेनियम हो जाएगा 7, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि Pb 7 मान लें और यूरेनियम को क्या ले लें, 238 ले लें वेट के हिसाब से। क्लियर है। तो अगर देखो अब अपन ए नॉट अपॉन 80 की बात करते हैं तो देखो ए नॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 238 क्योंकि यूरेनियम है, और ये हो जाएगा आपका लेड। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद बहुत सिंपल सा हो जाएगा कि देखिए ये हो जाएगा ए नॉट और वो हो जाएगा आपका 80। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए नॉट की जगह क्या रखना है, ए नॉट की जगह रखना है 1 अपॉन 238 प्लस 7 अपॉन 206 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन 238। क्लियर हो रहा है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बेटा जो डेटा आने वाला है टी की वैल्यू, वो टी की वैल्यू आती है 142.7 इंटू 10 की पावर 8, जिसे हम लोग इंटीजर में लिख सकते हैं 143 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो इस ये जो कि P है, तो यहाँ से P का आंसर कितना आ जाएगा आपका 143। क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था कि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी तो ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमंग द COCN4 बहुत सारे कंपाउंड हैं और गिवन है, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए किसका होना जरूरी है, एटलीस्ट sp3 का होना तो जरूरी है, ठीक है। जो sp3 होंगे वो टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मतलब आपका COCN4 4 माइनस। अगर हम लोग इसमें बात करें तो चार्ज कितना आने वाला है बेटा, यहाँ पर चार्ज आने वाला है CO पे 0 आने वाला है। अगर CO पे चार्ज 0 है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है वो आएगा DsP2। ये आप लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड से चेक कर सकते हैं। अगला जो है वो है आपका CO-1, क्योंकि NO पे कितना होता है, NO पे -1 होता है। अगर CO पे -1 आ गया तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर अब इस बार sp3 आएगा, क्योंकि CO में क्या हो जाएगा, CO का होता है 4s2 3d7 और एक आया तो 3d8 हो जाएगा। उस वजह से आंसर क्या होगा sp3, क्योंकि s पीछे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका XeF4। आंसर क्या आता है इसका, sp3d2। तो ये भी गलत हो चुका है, ये भी गलत हुआ है, एक मिल चुका है। उसके बाद अगला है PCl4+ और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है 5 4 9 और 1 8 sp3। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आ चुके हैं। उसके बाद है PdCl4-2। आपको पता है कि ये जो PD है ये कहाँ पर आता है, NiPdPt, ये 4D सीरीज का मेंबर है। और 4D सीरीज में जो WFL होता है
वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, WFL भी आपका वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा DsP2। ICl4 की बात करेंगे तो 7 4 11 प्लस 12, आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा sp3d2, तो ये भी गलत हो गया। CuCN4 -3 की बात करेंगे तो यहाँ पर चार्ज आएगा Cu+1 और Cu+1 जैसे ही आया तो ये भी हो जाएगा आपका sp3। P4 आपको पता है टेट्राहेड्रल होता नहीं है, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है बेटा, टोटल आंसर आएगा आपका 3। तो इंटीजर बेस्ड रहा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी सीक्वेंस में जो अगला क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ, ठीक है, देखते हैं। तो ये आपके पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, 16 और 17। तो बेसिकली आपको ये बहुत सिंपल सा है, बोला गया पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो ये है ये होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ये है आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व विद विच अ कॉम्प्लेक्स P इज फॉर्म्ड, ठीक है, इन अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट कंप्लीटली टुवर्ड्स P एडिंग अ जिंक क्लोराइड। बेसिकली क्या किया गया, जिंक क्लोराइड को ऐड किया गया है इसके साथ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है यही आपका क्या होने वाला है, P पोटेशियम क्या नहीं, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अगर आपको फॉर्मूला ही पता है ना तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद रिएक्शन हुई तो P बना, P को स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया गया है ZnCl2 के साथ। तो फिर यहाँ से एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्या होने वाला है, यहाँ पर जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है वो आपके सामने लिखा हुआ है। आपको बताना है पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P। तो पोटेशियम आयोडाइड का कितना आंसर आ रहा है बेटा, 2। बैलेंसिंग आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और फिर तीसरा है द नंबर ऑफ जिंक आयंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Q की बात करेंगे तो जिंक के कितने आयंस आने वाले हैं, टोटल 3 आयंस आने वाले हैं, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो बेसिकली ये रिएक्शन अपन को तो याद है, तो आपको भी अगर ये रिएक्शन याद रहेगी, क्योंकि देखो यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ से K3 है तो K4 बनाना इट्स सिंपल। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर Zn भी है, K4 भी है, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर है। तो इसी के साथ ये जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था खत्म होता है और पेपर 1 पेपर 2 का डिस्कशन खत्म हुआ और हम लोगों ने इसमें फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक कर लिया है। सो उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो विदा लेते हैं आपसे, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।